तुम्हारे पेपर में क्या आने वाला है और किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तुम्हारा पैटर्न क्या होगा, उसके बारे में डिस्कशन किया था। इस क्लास में मैंने यूनिट 5 केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट की है, रासायनिक बल गतिकी। हमारा जो स्टडी करने का तरीका होगा वो सिंपल होगा और हम एक एक चीजें आसानी से धीरे धीरे कवर करेंगे और ये यूनिट कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बात करता हूँ रासायनिक बलगतिकी के बारे में। रासायनिक बलगतिकी होती क्या है? बल गतिकी। उससे पहले मैं अभिक्रिया के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा कि कोई अभिक्रिया है, हम उसमें क्या क्या चीजें देख सकते हैं और अभिक्रिया से मतलब क्या होता है। अभिक्रिया से मतलब होता है चेंज। चेंज यानी परिवर्तन। परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? अभिक्रिया कहा जाता है। और परिवर्तन कैसा हो? परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, या तो हो भौतिक परिवर्तन, क्या हो? भौतिक परिवर्तन, या हो रासायनिक। कैसा हो? रासायनिक। मान लो आप कहोगे सर कि रासायनिक परिवर्तन तो हमारे समझ में आता है कि रासायनिक परिवर्तन को ही हम क्या किसके अंदर स्टडी करते हैं? चेंज है। रासायनिक परिवर्तन क्या है? अभिक्रिया है। तो भौतिक परिवर्तन को केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में कैसे स्टडी करते हैं? मैंने कहा बेटा, यदि कोई H2O है, ठीक है, और वो क्या है? लिक्विड यानी वाटर है, जल है, किसमें? द्रव अवस्था में। यदि वो जल किसमें? सॉलिड स्टेट में यानी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो यहां जो स्टडी होती है, किसकी स्टडी? चेंज इन हीट यानी ऊष्मा। ऊष्मा का जो परिवर्तन होता है, ऊष्मा का परिवर्तन होता है, वो भी रसायन विज्ञान की एक शाखा के अंदर किया जाता है, जिसका अध्ययन उसे थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मा गतिकी कहते हैं। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक। सिर्फ अवस्थाएं बदली हैं। क्या कोई अणुसूत्र में, किसी फॉर्मूले में परिवर्तन हुआ? यहां यदि पानी है तो उसका फॉर्मूला भी H2O होगा। यदि बर्फ है उसका फॉर्मूला भी H2O होगा। यानी परिवर्तन कैसा है? भौतिक। किस आप कहोगे सर परिवर्तन दिख रहा है, कुछ ऐसा परिवर्तन लाओ जहां ऊष्मा का परिवर्तन महसूस ना हो। असल में वहां भी ऊष्मा का परिवर्तन है। जैसे एग्जांपल लूं, ये बोर्ड है, ये क्या है? ग्रीन बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है। इस पर मैं इस चौक से कुछ भी लिख रहा हूं, तो यहां भी एक चेंज है, परिवर्तन है। उसे भी क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। यानी इस बोर्ड पर, इस चौक का क्या हो रहा है? अधिक शोषण हो रहा है। और उस यानी जो चौक है और यह सतह है, बोर्ड है, इनके मध्य भी एक क्या होता है? आकर्षण बल कार्य करता है, यानी परिवर्तन है। इसे भी किसके अंदर स्टडी किया जाता है? अभिक्रिया। इसे भी अभिक्रिया कहेंगे, लेकिन अभिक्रिया कैसी है? भौतिक है। मेरा कंसर्न इस बात पर नहीं है कि अभिक्रिया क्या है। यदि हम किसी अभिक्रिया की बात करते हैं या अभिक्रिया से जस्ट पहले हम अभिक्रिया के बारे में कुछ चीजों का डिस्कशन करते हैं, वो पॉइंट्स क्या है? वो पॉइंट्स हैं, पहली बात कि वो वास्तव में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहले ही पॉइंट में यदि मैंने कहा अभिक्रिया, तो अभिक्रिया हो रही होगी, ठीक है, अभिक्रिया हो रही होगी। लेकिन हम स्टडी किस चीजों की कर सकते हैं कि अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। यदि अभिक्रिया हो रही है तो उसका
कहता हूं हद या मात्रा से थोड़ा सा डिफाइन करूंगा, उसकी हद क्या होगी, मात्रा क्या होगी। जो तीसरी चीज मैं स्टडी करता हूं वो स्टडी होती है स्पीड की। स्पीड यानी गति, या इसे मैं कह सकता हूं वेग। वेग कि उस अभिक्रिया का वेग क्या होगा। क्या होगा, वेग क्या होगा। पहला पॉइंट क्या है, अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। दूसरी बात एक्सटेंट कि उसकी हद क्या है। तीसरा स्पीड, हम अध्ययन करते हैं स्पीड का कि अभिक्रिया जल्दी हो रही है या धीरे हो रही है, स्लो है या फास्ट है। पॉइंट कितने हुए, 3। मुझे अभिक्रिया के बारे में 3 चीजें देखनी होती हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, ताप में परिवर्तन ना, बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, है ना, लेकिन यहां जो चेंज देख रहा हूं मैं 3 चीजें, 3 बातें देख रहा हूं। पहला, अभिक्रिया हो रही है नहीं हो रही है, इसे तो अध्ययन किया जाता है किसके अंदर, इसे ऊष्मागतिकी के अंदर अध्ययन किया जाता है। यही अभी तो सर आपने कहा था कि जो ताप में परिवर्तन है, H2O द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित हुआ, अब उसको ऊष्मागतिकी अपने आप में बहुत बड़ी है। मैं आपको याद दिलाता हूं कैसे। यहां इसको हो रही है या नहीं हो रही, इसको एक वर्ड से दिखाया जाता है जिसे कहते हैं स्वतः प्रवर्तिता, स्पॉन्टेनिटी। क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनिटी। अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी अपना होने की प्रोबेबिलिटी यानी संभावना क्या है। हो रही है या नहीं हो रही, उसको देख लिया जाता है ऊष्मागतिकी से। मैं आपको याद दिलाता हूं कि आप बचपन में जब आपने 11वीं में अभिक्रिया के बारे में देखा होगा कि आपने कैलकुलेशन क्या होगा डेल्टा जी का। किसका कैलकुलेशन क्या होगा, डेल्टा जी का, यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा। यदि गिब्स मुक्त ऊर्जा ऋणात्मक है तो अभिक्रिया होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जहां आप लिखते थे डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, क्या अध्ययन करते थे, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। फिर कुछ बच्चे कनेक्ट ना कर पाए कि ये क्या है। मैं बता दूं कि ये अभिक्रिया को देखने का तरीका है कि अभिक्रिया हो रही है नहीं हो रही है, दैट्स इट, कुछ नहीं है इससे ज्यादा। इससे ज्यादा तुम्हें पढ़ना भी नहीं है। यदि फर्स्ट ईयर की बात करें, हो सकता है सेकंड ईयर में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लें, लेकिन इससे ज्यादा आप नहीं पढ़ोगे पीएचडी तक भी। डेल्टा जी के बारे में ज्यादा नहीं, कुछ डेरिवेशंस हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना एक शब्द में, यदि डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन हो रही है, यदि डेल्टा जी पॉजिटिव है या तो ऋणात्मक है या है धनात्मक। ऋणात्मक होगा डेल्टा जी तो अभिक्रिया होगी, अदरवाइज अभिक्रिया नहीं होगी। जिसे हम पढ़ते थे डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। फिर हम देखते थे कि ये डेल्टा जी किसी तरीके से नेगेटिव आ जाए। जब डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा तो हम कह सकते हैं यानी ऋणात्मक होगा तो अभिक्रिया होगी। और हम तरीके देखते थे कि कैसे डेल्टा जी को नेगेटिव करें, ऋणात्मक करें। हम कहते थे, क्या कहते थे, यदि कुछ बच्चों को ध्यान नहीं हो तो कोई बात, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। जो चीजें आगे आएंगी वो सारी समझ आएंगी जब हम काइनेटिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम देखते थे टी को बढ़ा दिया जाए, ये तो बाय वाले मैथ वाले दोनों समझ सकते हैं। मैंने जो स्टेटमेंट दिया वो ध्यान रखना, डेल्टा जी नेगेटिव मतलब रिएक्शन होगी, अभिक्रिया होगी। अब डेल्टा जी को नेगेटिव कैसे किया जा सकता है, वो तरीके देखते थे। क्या देखते थे, यदि टी
टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि डेल्टा एच कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, यदि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी ये भी क्या है, नेगेटिव है, यदि ये मान बढ़ेगा तो हमारे पास जो डेल्टा जी निकल आएगा अभिक्रिया के लिए, उसे नेगेटिव किया जा सकता है, ऋणात्मक किया जा सकता है। टेम्परेचर, टी क्या है, टेम्परेचर, ताप को बढ़ाकर इस टर्म को नेगेटिव किया जा सकता है। तो ऊष्मागतिकी हमें बताती है कि अभिक्रिया होगी तो किस वजह से हो सकती है, और नहीं होगी तो हम उसे कैसे कर सकते हैं, क्यों नहीं हो रही। तो यानी फिजिबिलिटी। अब बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी हद मात्रा। इसके बारे में थोड़ा सा वेट करोगे, लेकिन कुछ चीजें हम यहीं पे डिस्कस करते हैं कि अभिक्रिया हो रही है, कि जैसे कोई अभिक्रिया क्या हो, उत्क्रमणीय हो। कैसी हो, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो, तो उत्पाद की या अभिकारक की बची हुई मात्रा, उत्पाद की मात्रा कितनी हो सकती है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। इसमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी जिसका स्टडी करते हैं, इसमें इक्विलिब्रियम, किसमें करते हैं, इक्विलिब्रियम, यानी जिसे क्या कहा जाता है, साम्य अवस्था। क्या कहा जाता है, साम्य अवस्था। यानी किसी अभिक्रिया का यदि उत्क्रमणीय है, क्या उत्पाद की मात्रा होगी, हो सकती है, उसका अध्ययन किसमें, इक्विलिब्रियम में, साम्य अवस्था में किया जाता है। अब बात करते हैं स्पीड की। यदि अभिक्रिया का वेग क्या होगा, धीरे है या तेज है, उसकी स्टडी की जाती है केमिकल काइनेटिक्स में। जो हमारा टॉपिक है, यही मैं कहूँ जिस यूनिट का हमें अध्ययन करना है वो है रासायनिक बल गतिकी। स्पीड गति, मैंने जो कहा था कि बल गतिकी से मतलब क्या है, कि हम अध्ययन करते हैं कि रिएक्शन या अभिक्रिया की स्पीड की, वेग, और भी चीजें हैं, लेकिन पहली बार हम जो चेक कर रहे होते हैं वो क्या चेक कर रहे होते हैं कि अभिक्रिया हो रही है, नहीं हो रही, हो रही है, तो आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंट, मात्रा कह सकते हैं, ठीक है। और तीसरा, अभिक्रिया जल्दी हो रही है, तेज हो रही है। जैसे कुछ अभिक्रियाएं जैसे आयनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं, आयनिक अभिक्रियाएं या अम्लक्षार अभिक्रियाएं होती हैं, या अम्लक्षार को भी क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं होती हैं। उनका वो क्या होती है, ये सभी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, फास्ट होती है। कैसी होती है, बहुत तेज होती है, तीव्र गति से होती है। अभिक्रिया कैसी होती है, तीव्र होती है। अब एक एग्जांपल देता हूं, उस सारी चीजों को, इन दो चीजों को समराइज करूंगा, स्पीड यानी जो वेग है और स्वतः प्रवर्तिता, इन चीजों को एक एग्जांपल से क्लियर करूंगा। थर्मोडायनेमिक्स कहती है कार्बन, जिसे मैं कह रहा हूं ये क्या है, ग्रेफाइट है। क्या है, ग्रेफाइट। वो दूसरे कार्बन, ये क्या है, ग्रेफाइट, कार्बन का एक अपर रूप है, उसमें भी क्या है, कार्बन है। एक कार्बन का दूसरा अपर रूप है जिसे मैं कहता हूं हीरा, डायमंड, ठीक है। इस ग्रेफाइट को डायमंड में परिवर्तित किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू किसके, ऊष्मागतिकी के अनुसार। किसमें, इस ग्रेफाइट को हीरे में परिवर्तित किया जा सकता है। पता कैसे लगा, पता ऐसे लगा कि डेल्टा जी इसके लिए क्या है, ऋणात्मक है। किससे पता लगा होगा, ये तो सीधी सी बात है। हम जब ऊष्मागतिकी का नाम लिख रहे हैं तो यानी ऊष्मागतिकी क्या बात करते हैं, डेल्टा जी नेगेटिव होगा। डेल्टा जब जी नेगेटिव है, यानी डेल्टा जी मतलब ग्रेफाइट से हीरा बनाया जा सकता है, और ग्रेफाइट
हीरे में कन्वर्ट किया यानी बदला जा सकता है। डेल्टा जी बता के निकल गया, ऊष्मागतिकी ने बता दिया कि कन्वर्ट कर लो, हो जाएगा। अब करके देखा तो हुआ क्या, जब ग्रेफाइट को हीरे में कन्वर्ट कर रहे थे तो हो जाता है, देखा गया हो गया, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस यानी लाखों साल, लाखों साल, दिन नहीं लाखों साल लग जाते हैं इस ग्रेफाइट को हीरे में बदलने में, लाखों साल। अब क्या तुम ग्रेफाइट को हीरे में बदलना चाहोगे? तो फर्स्ट टाइम जब आपने देखा कि ग्रेफाइट हीरे में बदला जा सकता है तो ये बहुत सस्ता भी होता है ग्रेफाइट, क्यों नहीं बदला? बदला जा सकता है, लेकिन जो हमें चेंज है, परिवर्तन है, महसूस नहीं होगा। आपने ग्रेफाइट रखा, आपकी उम्र क्या है आज? 100 साल जी सकते हैं मैक्सिमम। क्या आप लाखों साल ग्रेफाइट से हीरे बनने का इंतजार करोगे? क्या करोगे? इंतजार नहीं करोगे। दैट्स द पॉइंट कि यहां हमें जो परिवर्तन हो रहा है वो हमें पता नहीं लग रहा कि परिवर्तन हो भी रहा है। आप लाखों सालों में जो अभिक्रिया हो रही है उसमें आपको परिवर्तन पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जब परिवर्तन का पता ही नहीं लग रहा तो मैं कह सकता हूं कि अभिक्रिया ऐसे समझो हो ही नहीं रही। लेकिन ऊष्मागतिकी तो कहती है कि स्वतः प्रवर्तिता है, आप ग्रेफाइट से हीरा बना सकते हैं, लेकिन अभिक्रिया कैसी है? इतनी स्लो है कि आप पता ही नहीं लग रहा कि अभिक्रिया हुई भी या नहीं हुई भी। लेकिन कंडीशंस भी लगा दी कि आप ऐसा नहीं है कि ग्रेफाइट लाओ और अलमारी में रख दो और लाखों साल बाद आपके पोते, पड़पोते, सड़पोते, क्या क्या लाखों साल बाद देखें कि आपने अलमारी में हीरा जो रखा था, वो ग्रेफाइट रखा था, वो हीरे में बदल गया। ऐसा भी नहीं है कि जब इस पर क्या लगाएं, इस पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएं, क्या उच्च दाब लगाएं, तब भी लाखों साल बाद, तब उच्च दाब की उपस्थिति में क्या हुआ? इसको परिवर्तित किया था। ये अब बात करता हूं द पॉइंट जो जिसकी मैंने कहा था बल गतिकी। बल गतिकी चीजें के ना कुछ अभिक्रियाएं तीव्र होती हैं, कुछ क्या होती हैं? धीमी होती है। जैसे तीव्र की मैंने एग्जांपल बता दिया आपको, तीव्र अभिक्रिया जैसे आयनिक अभिक्रियाएं, अम्ल क्षार अभिक्रियाएं, है ना, वो क्या होते हैं? तीव्र होती हैं। अब जो वर्ड है बल गतिकी, इससे मतलब क्या है? स्लो फास्ट का हमें पता लग गया किसमें? बल गतिकी। अब बल गतिकी से मतलब क्या है? यदि सिंपल इन वर्ड से मतलब निकालने की कोशिश करो, बल गतिकी इंग्लिश में लिख सकते हैं फोर्स एंड डायनेमिक्स। किसी फोर्स की वजह से डायनेमिक्स यानी गति, किसमें? अभिक्रिया में। कहीं भी अभिक्रिया क्या है? गति तो है। चेंज क्या, परिवर्तन क्या है? गति तो है। यहां क्या है? वो गति किसी वजह से, किसी बल की वजह से हुई, यानी बल को मैं क्या कह सकता हूं? कारक, जिनकी वजह से क्या हुई? गति हुई। क्या कह सकता हूं? कारक कह सकता हूं। जिन बल की वजह से गति हुई, अभिक्रिया हुई, परिवर्तन हुआ, किसमें? बल गति। यहां दो चीजें देखो, गतिकी एंड बल। गतिकी मैंने बता दी, अभिक्रिया फास्ट है, धीरे, लेकिन बल की वजह से जो गति हो रही है उसकी भी तो बात करनी है। सिर्फ वर्ड्स का मतलब बता रहा हूं, इन शब्दों का मतलब बता रहा हूं कि क्या है, थोड़ा सा चीजें क्लियर हो जाए। बल गति कारक क्या है? तो जिन कारकों के कारण गति हुई या जिन कारकों के कारण अभिक्रिया तेज हुई,
तीव्र हुई या धीमी हुई, उन कारकों की बात कर रहा हूं। तो बल गति की, रासायनिक बल गति कुछ नहीं है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अभिक्रिया का वेग और कारक, कारक कौन से, अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जा रहा है। ये क्या है, रासायनिक बल गति। ये आपके 20 मिनट का निष्कर्ष है कि हम क्या स्टडी करने वाले हैं, हम क्या स्टडी करने वाले हैं, रासायनिक बल गति। बात क्लियर, बात क्लियर हो गई होगी, चाहे आप चीजें नहीं पढ़ के आए तो भी क्लियर हो गई होंगी, चाहे आप पढ़ के आए हैं तो आपको मजा आ रहा है। ठीक है, द पॉइंट इज आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और ये 20 मिनट का सार है जो मैंने आपको बताया कि रासायनिक बल गति का मतलब क्या है। मैं आपको इन 2 स्टेप्स में बता सकता था, लेकिन केमिस्ट्री रटने की चीज नहीं है, केमिस्ट्री रटने की चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कह सकते हैं कुछ चीजें आपको याद में रखनी होती हैं कि वजह ये होती है याद रखने की कि हमें पता नहीं होता कि ऐसा क्यों हुआ। जब हमें क्यों की वजह पता नहीं होती ना, तो हम उसको कह रहे हैं बेटा रटते हैं, क्योंकि कई बार हम भी सोचते हैं कि ये तुम्हारे लेवल की बात नहीं है, हम भी कह के निकल लेते हैं कि ये तुम्हारे लेवल की बात नहीं है, ये तुम उच्च कक्षाओं में पढ़ोगे, ऐसा कहकर छोड़ देते हैं। क्योंकि लगता है हमें कि कई बार जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअल समझने की है, लेकिन समझ में जब भी आती है जब आप प्रॉपरली उन चीजों को, यानी कहते हैं ना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो सामान्य है ना, सामान्य चीजें हैं, वो चीजें समझ आएंगी, तब आपको ऑर्गेनिक समझ आएगी। अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को सर रटने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन मैं कहता हूँ बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है। लेकिन जब आप पढ़ोगे इजी वर्ड्स में, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आएंगे, पहले सीखने होते हैं कॉन्सेप्ट, सर पढ़ा रहे हैं यूनिट फर्स्ट, आपको फोकस करना होगा कि क्या बता रहे हैं। जब आपको वो चीज आएंगी ना, जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान लगने लगेगी, लेकिन आसान नहीं लगेगी जिन्हें सामान्य चीजें पता होंगी, सामान्य चीजें पता होंगी कार्बनिक रसायन के बारे में। तो क्या तो कार्बन है, क्या आपका प्रेरणिक प्रभाव है, इंडक्टिव इफेक्ट है, क्या अनुनाद है, क्या रेजोनेंस है ना, ये चीजें जब पता होंगी तो तभी आप कर सकते हो। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री के साथ थोड़ा सा अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं, इसमें नहीं है, फैक्ट्स नहीं है कि आप जो मर्जी चाहे बता दो कैसा हो ऐसा हो, आप चीजों को लेके चलते हो। तो लिख लेना परिभाषा विज्ञान की या भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग तथा अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों को अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगति की कहलाती है, रासायनिक बलगति की कहलाती है। अभिक्रिया का वेग तथा अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगति की कहलाती है। अब जो अपना टॉपिक है नेक्स्ट, ये तो परिभाषा हो गई रासायनिक बलगति की, क्या डिस्कस करें। इसके अलावा जैसे मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करते हैं। क्रियाविधि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग तरीके से चलती है, और जो फिजिकल में है रासायनिक बलगति में, उसमें क्रियाविधि अलग तरीके से बताई जाती है। ठीक है, अब बात करता हूँ वेग के बारे में कि अभिक्रिया का वेग के बारे में क्या क्या डिस्कशन किया जा सकता है। वेग, अभी मैंने कहा रेट, अभी वेग के बारे में बात की थी कि अभिक्रिया तीव्र हो सकती है या धीमी हो सकती है, लेकिन
वेग असल में क्या है, इन चीजों को हम रिलेट कर सकते हैं। मान लो कोई बस, गाड़ी है, ट्रेन है, उसके वेग से रिलेट किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, रिलेट किया जा सकता है। मान लो कोई भी मोटरसाइकिल है, आप उसके मीटर पर देख के बता सकते हैं कि अब मोटरसाइकिल या जो बस है, बस में तो आप कैसे देखोगे, जैसे गाड़ी में बैठे हो, आप मीटर देख के बता सकते हैं कि अब किस वेग से चल रही है। मान लो कोई डिस्टेंस, ऐसे मान लो अलवर से जयपुर की डिस्टेंस है, मान मैंने कहा 200 किलोमीटर है। आप इस डिस्टेंस को 4 घंटे में ट्रेवल करते हैं, इस दूरी को तय करते हैं, तो आप क्या बताओगे, इस दूरी को तय करने में लगा समय, आप क्या बताओगे, वेग बताओगे। क्या बताओगे, तय की गई दूरी बटे में जितना समय उस दूरी को तय करने में लिया गया है, क्या आएगा, तो क्या आएगा, आपके पास 50 आएगा किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो वेग है केमिस्ट्री में कैसे डिफाइन करते हैं, केमिस्ट्री में डिफाइन करने का तरीका बहुत सिंपल होता है कि कोई अभिक्रिया मिलेगा A गिव्स P। मान लो कोई अभिकारक A है, A से क्या बन रहा है, P बन रहा है, उसके शुरुआत में 10 मोल थे। जब हम रिएक्शन को देख रहे होते हैं कि अब रिएक्शन को मेजर करते हैं कि अब देखते हैं कि अब क्या चेंज है, शुरुआत में क्या करें, उसको कहते हैं T = 0 पर। तो प्रोडक्ट के कितने मोल होंगे, 0, यानी बिगिनिंग में तो कुछ बना ही नहीं होगा शुरुआत में। तो मान लो एक एक कुछ बचे रह गए, मान लो 4 मोल, तो इसके 6 मोल बने होंगे, 6 मोल बने होंगे, तो चेंज कितने का हुआ, चेंज हुआ 6 का, सॉरी 4 का, सॉरी 6 का ही, क्योंकि 10 तो बिगिनिंग में थे और 4 हमारे पास बचे रह गए, तो यानी चेंज हुआ 6 मोल का। और टाइम टेकिंग कितना हुआ, मैंने कहा मान लो टाइम 10 मिनट लग गए, कितने मिनट लगे, 10 मिनट लगे, तो मैं लिखूंगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी सांद्रता में परिवर्तन, इकाई समय में सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ है उसे ही केमिस्ट्री में रेट या वेग कहा जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। वेग के बारे में नेक्स्ट क्लास में और चीजें डिस्कस करेंगे, और बातें कि औसत वेग क्या होता है, इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक वेग क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। हम जैसे इस यूनिट में और बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे वेग को प्रभावित करने वाले कारक और के वेग को मापन की विधियां होती हैं, है ना, जैसे कोटि वगैरह के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कोटियां क्या होती हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कोटियां क्या होती हैं। आप 12th में पढ़ के आए हो, कोई बात नहीं, लेकिन आगे भी हम डिस्कस करने वाले हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो भाई कोटि क्या होती है, वेग क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे संगठन सिद्धांत, टक्कर सिद्धांत है, आरएनएस का सिद्धांत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये यूनिट बहुत लंबी चलने वाली है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसी